हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग लेकर के आए हैं आज यह बीपीएससी टीआरई 2 का 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? यह चोलों ने करवाया था, पल्लवों ने करवाया था, पालों ने करवाया था या फिर राष्ट्रकूटों ने करवाया था? तो पहले नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है यह राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बार यह वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। पहले दूसरा नंबर सवाल क्या है? तो दूसरा नंबर सवाल है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा चलाने वाले लोग तुगलक थे, इल्तुतमिश ने चलवाया था या फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इक्तादारी प्रथा जो चलाने का ये है वो मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। ये जो इक्तादारी प्रथा जो चलाया है यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? यह स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था या असहयोग आंदोलन का गीत बना था या चंपारण सत्याग्रह का गीत बना था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा तीसरा नंबर सवाल के लिए कि जब 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया तो उसके पश्चात एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन और उसी स्वदेशी आंदोलन में जो है यह शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। अर्थात तीसरा नंबर सवाल के लिए सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। अब हम लोग अगले सवाल की ओर हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह जो कथन है यह अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कथन है। भारतीय अशांति का जनक कहा था, यानी इनके आंदोलन से परेशान होकर के अंग्रेजों ने इस तरह का शब्द इनके लिए कहा। तो यह शब्द जो है महात्मा गांधी के लिए कहा गया था, दादा भाई नौरोजी के लिए, या बाल गंगाधर तिलक है या फिर एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियो ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये संस्थापक है। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी है, दादा भाई नौरोजी, ये लोग जो है गरम दल के नेताओं में से नहीं थे और ये कथन गरम दल के नेताओं के लिए हो सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के लिए यह कथन कहा गया था कि ये भारतीय अशांति के जनक के रूप में अंग्रेजों ने इन्हें कहा था क्योंकि इनके आंदोलन से वो परेशान थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाँचवा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या फिर 15 अप्रैल 1528? तो इसका जो सबसे सही जवाब है पाँचवा नंबर सवाल के लिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है पाँचवा नंबर सवाल का सबसे सही जवाब होगा। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसी युद्ध के पश्चात जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है और इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश लोदी वंश था उसका जो है अंत हुआ और बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। पाँचवा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह जहांगीर ने शुरू किया था, शाहजहां ने शुरू किया था, हुमायूं ने या फिर अकबर ने? तो दीन-ए इलाही जो शुरू किया था यह शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो यह शुरू किया गया था बादशाह अकबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने दीन-ए इलाही शुरू किया था और ये जो है दीन-ए इलाही के जो फॉलोअर्स थे वो बीरबल ही हो पाए थे, बाकी लोग जो है इसे अस्वीकार कर दिया था। यानी दीन इलाही जो है इस प्रकार का एक नया इन्होंने शुरू किया जिसमें ना हिंदू ना मुस्लिम और ये सभी लोगों के लिए जो है इक्वल लाने के लिए सारे धर्म के लोगों को ये दीन इलाही शुरू किए थे और स्वयं को जिले इलाही सब जो है इन्होंने इस्तेमाल किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ है या फिर लॉर्ड लिटन के शासनकाल में या लॉर्ड रिपन के या फिर लॉर्ड कैनिंग के?
तो 7वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है भारत में सबसे पहले फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन के बारे में हमने सभी वीडियो में बताया कि इनको भारतीयों का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो भारतीयों के फेवर में कार्य थे, इसलिए इन्हें उद्धारक के रूप में माना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन जो है यह 1860 ईस्वी में हुआ है, 1874 ईस्वी में हुआ है, 1865 ईस्वी में हुआ है या फिर 1877 ईस्वी में हुआ है। तो 8वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपनी तैयारी की उड़ान देते हुए अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग की बेहतर तैयारी हो सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि प्रथा के उन्मूलन में ये प्रथा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रथा में सती प्रथा जोड़ दिया जाए। सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, रिपन थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर। हम ये आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे पहले अगर आप आंसर कर पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर नंबर लिखना नहीं भूलिए और हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलाइए, ताकि इससे ये होगा कि ये स्वयं का मूल्यांकन भी हो जाएगा, इवैल्यूएशन जो हो जाएगा, सेल्फ इवैल्यूएशन की कितनी तैयारी है इसके बारे में एक आकलन भी आपका हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप जो है लागू करने का कार्य जॉन एडम्स ने किया है, लॉर्ड डलहौजी ने किया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया है। तो 20वां नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है प्रेस सेंसरशिप लागू करने का कार्य किया है। 11वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बिंबा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर यशोधरा। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? तो 11वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो सबसे पहली महिला के रूप में नाम आता है वो आता है महाप्रजापति गौतमी का, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ भी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है जी। 12वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है और इसमें बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के साथ असम था और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के और झारखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड तो सबसे अंत में बटा है। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो है पश्चिम बंगाल के साथ था और ये 1905 में बटा था। उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और इन्होंने बंटवारा किया। उसके बाद जो है आंदोलन चला था, एक ज़बरदस्त आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। आगे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और फिर जो है बंगाल को वापस ये रहता है, लेकिन फिर आगे जो है पूर्वी बंगाल फिर पाकिस्तान बनता है, पूर्वी पाकिस्तान, और फिर 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में वह अस्तित्व में आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर अब भूगोल का प्रश्न आ गया है। तो भूगोल का प्रश्न करने से पहले हम आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 13वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी के उपसौर की स्थिति किस महीने में बनती है? या जनवरी महीने में बनती है, मार्च महीने में बनती है या अप्रैल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी की उपसौर की जो स्थिति बनती है यह जनवरी के महीनों में बनती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 14वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसको है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ है? 1955 में, 1896 में, 1997 में या फिर 1884 ईस्वी में। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि 1884 में इसका निर्धारण किया गया है। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, या कियालू है, या फिर फ्यूजियम है, या कोटोपैक्सी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए जो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है वह कियालू, ऑप्शन नंबर ए जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में यह स्थित है। 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की जो बात है तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ये सब तो क्रियाशील गैस है। उसके बाद 0.03 है जो CO2 है, बचा 0.97 में तमाम तरह के गैस और जो है उसी में अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस कौन कौन से गैस हैं याद रखें एक बार अक्रिय गैस का नाम। अक्रिय गैस हीलियम है, अक्रिय गैस नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। क्या क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। यानी 16वां नंबर प्रश्न में जो भी ऑप्शन है वो सभी अक्रिय गैस के नाम हैं, लेकिन वायुमंडल में जो सबसे अधिक विद्यमान अक्रिय गैस है वह आर्गन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि संचार उपग्रह वायुमंडल के कौन से स्तर में होता है? यह संचार उपग्रह जो है सैटेलाइट, कम्युनिकेटिव सैटेलाइट जो है यह क्षोभ मंडल में रहता है, या फिर संचार उपग्रह जो है यह क्षोभ मंडल में होता है, या संताप मंडल में होता है, या आयन मंडल में होता है। तो इसका जो 17वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि यह आयन मंडल में जो है संचार उपग्रह रहता है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप इंडोनेशिया है, और जापान है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिलीपींस है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में कौन जाना जाएगा? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जो जाना जाता है वह माजुली, जो कि भारत में स्थित है। और माजुली नदी द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी जो है यह लाल सागर में जाकर के गिरती है, या कैस्पियन सागर में गिरती है, या काला सागर में गिरती है, या फिर भूमध्य सागर में गिरती है। तो 19वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कि नील नदी जो है यह जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। 20वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20वां नंबर सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्यपाल महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेने जा रही है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, उसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीएससी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अलग अलग स्टेट्स के जो है अलग अलग जो लोक सेवा आयोग है तो उसके सदस्यों की जो नियुक्ति का कार्य है यह किया जाता है उस राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा कि गवर्नर जो है उस राज्य के वो उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। 21वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि संविधान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है यह लाहौर में हुआ है, या दिल्ली में हुआ है, या कलकत्ता में हुआ है, या फिर मुंबई में हुआ है। तो 21वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही जवाब के रूप में कौन जाना जाएगा? तो इसका जो सबसे सही जवाब जाना जाएगा 21वां नंबर सवाल के लिए वो ऑप्शन नंबर बी है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है यह दिल्ली शहर में हुआ है, यानी बी सबसे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह 1778 ईस्वी में,
1773 में, 1776 में या फिर 1793 ईस्वी में पारित हुआ है। तो 22वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेना का जो सबसे सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या रक्षा मंत्री है। तो भारतीय सेनाओं का तीनों सेना, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का एक एक मुख्य सेनापति होता है और तीनों मुख्य सेनापति का भी एक मुख्य सेनापति होते हैं जिनको चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से जाने जाते हैं, CDS। तो जो पहले CDS रहे हैं वो बिपिन रावत रहे हैं। पहले CDS बिपिन रावत थे जिनका जो है देहांत दुर्घटना में दिसंबर 2021 में हो गया था। और अब जो सर्वोच्च सेनापति के रूप में जो जाने जाते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वो राष्ट्रपति महोदय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति की पद को सुशोभित कर रहे हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर 24वां नंबर सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किनके द्वारा किया गया था। यह संसद के द्वारा किया गया था या निर्वाचक मंडल के द्वारा या भारत की जनता के द्वारा या फिर संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो 24वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर है यह कौन होगा कि जो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं तो इनका जो निर्वाचन मंडल के द्वारा नहीं हुआ था बल्कि इनको राष्ट्रपति जो चुना गया था वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष मतदान से ना होकर के अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी इसमें जनता डायरेक्ट वोट ना करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो इसमें जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं तो उनमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं और कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। तो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए वो लोकसभा और राज्यसभा LS और RS के सदस्य करते हैं और विधानसभा यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसके जो चुने हुए सदस्य होते हैं यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है यह चुनाव होता है। और इसमें अलग अलग तो ये सभी राज्य के विधानसभा और जो है दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य भी जो है इसमें वोट करते हैं और उनके वोट से जो है ये निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसमें कौन हिस्सा नहीं लेते हैं तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और स्टेट की विधानसभा के सदस्य हो गए। तो जो हिस्सा नहीं लेते हैं वो विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। विधान परिषद क्या है तो विधान परिषद जो है यह राज्य में जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन है उसी प्रकार से राज्य में जो है विधान परिषद ऊपरी सदन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद किसमें वर्णित किया गया है। यह बात जो वर्णित है 26वां नंबर सवाल कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 61 में है या अनुच्छेद 67 में है या अनुच्छेद 75 में या फिर अनुच्छेद 80 में। तो 26वां नंबर सवाल जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह बात जो है अनुच्छेद 75 में इस बात पे चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के प्रशासक को किस नाम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है दिल्ली ही नहीं बल्कि वो सारे क्षेत्र आएंगे जिसमें जो है राष्ट्रीय राजधानी तो दिल्ली ही आएंगे। इसके प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। राजधानी की बात हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी, और वो यूनियन टेरिटरी होते हैं जो जिस पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट जो है ये प्रशासन रहता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, अभी लद्दाख है, कश्मीर है, तो ये सारे यूटी के अंतर्गत आते हैं यूनियन टेरिटरी के। और ये राष्ट्रीय राजधानी के जो प्रशासक है इनको जो जाना जाता है वह उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर। राज्य में राज्यपाल होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल को बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार, अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में
3 सूचियां हैं जिनके में विभिन्न विषय को शामिल किया गया है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो भी विषय शामिल है, चाहे वो विदेश मामले हो या रक्षा की बात हो या संचार की बात हो, तो उनमें जो पूरा एकाधिकार है वो केंद्र सरकार का है। उसके बारे में सारे कानून बनाने का पूरी तरह से अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में जो विषय है, जैसे राज्य के प्रशासन है, तो उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को है। और समवर्ती सूची है जिसमें कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में जो है केंद्र सरकार की बात प्रभावी होती है। तो ये जो विषय शामिल है, कौन सा विषय संघ सूची के अंदर समाविष्ट है, तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य और भू आगम ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। जनगणना जो है यह केंद्र सूची में शामिल विषय है, यानी ये पूरी तरह से केंद्र सरकार को जो है ये कराने का अधिकार है। उसको राज्य सरकार अपने स्तर से जनगणना नहीं करा सकती है। 2023 में जो जाति आधारित गणना हुआ है, तो वो जाति आधारित गणना था, उसे हम जनगणना नहीं कहेंगे, जो बिहार सरकार ने कराया है। 29वां नंबर सवाल है कि राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कौन सी विषय को शामिल किया गया है। जो पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, अब उन्हें समवर्ती सूची में लाया गया है, यानी अब उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी प्राप्त है। तो 29वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए है, यानी 1 को जो है यह लाया गया है समवर्ती सूची में, क्योंकि यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस पर जो है केंद्र सरकार को भी समान रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला 30वां नंबर सवाल है कि केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, यह किस अनुसूची के तहत जो है बंटवारा किया गया है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से कौन सी अनुसूची में जो है यह वैधानिक बंटवारा हुआ है, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो 30वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी की 7वीं अनुसूची में जो है यह जिक्र है। 8वीं अनुसूची में जो है यह संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। 31वां नंबर सवाल है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, या 28 जुलाई 1947 को अपनाया गया, या 17 जुलाई 1947 को, या फिर 22 जुलाई 1948 को अपनाया गया। तो 31वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप अपनाया गया है वो 22 जुलाई 1947 को। 32 है कि भारत में किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल से, भूटान से, चीन से लगती है। यह सीमा मेघालय की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो 2 देशों से लगती है, पूर्वी बंगाल से और तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन होगा, एक नेपाल से और पूर्वी बंगाल से लगती है, पूर्वी बंगाल कह रहे हैं, ये बांग्लादेश से। तो 32वां नंबर सवाल के लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि जिस राज्य की सीमा 3 ओर से केवल जो है 3 ओर से अलग अलग देशों से लगती है, 3 देशों से, वह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम राज्य की सीमा जो है जो 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। 33 नंबर सवाल है कि तुजू दर्रा जो है यह भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। म्यांमार के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ या भूटान के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुजू दर्रा जो है जोड़ता है भारत को बर्मा यानी म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 34वां नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यह राज्य जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है या फिर महाराष्ट्र है। तो जो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का जो सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे धनी राज्य है जो वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। बी पर, ऑप्शन नंबर बी पे कर्नाटक राज्य है। जो कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है।
ये 3 जो है दर्रा है दक्षिण भारत की प्रमुख दर्रा में से एक है। थालघाट, पालघाट और भोरघाट। सिर्फ किला दर्रा तो दक्षिण भारत की दर्रा ही नहीं है। तालघाट, पालघाट और भोरघाट जो है ये दक्षिण भारत की 3 प्रमुख दर्रे हैं। इन दर्रों में से कौन सी दर्रा जो है वह केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है? तो इसका जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि पालघाट दर्रा जो है यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। इस प्रकार अभी जो है हम लोग 35 प्रश्नों का यह सेट कंप्लीट किए हैं, जो कि 14वां प्रैक्टिस सेट का हम लोग 35 प्रश्नों का सेट कंप्लीट किए। अब हम लोग फिर मिलेंगे कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि आपने जिस प्रकार फ़ायदा उठाया है उसी प्रकार आपके अन्य मित्र भी इससे फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट 15वां प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।